आज के प्रोग्राम में हमारी पहली टॉप स्टोरी स्पॉटलाइट होगी आदिल रहमान अफरीदी पर, जो कोविड-19 वायरस से सेहतयाब होने वाले खैबर पख्तूनख्वा में पहले मरीज हैं। जिला खैबर से ताल्लुक रखने वाले आदिल से पूछेंगे कि उन्होंने इस बीमारी से छुटकारा कैसे हासिल किया। और फिर स्पॉटलाइट होगी वजीर सेहत तैमूर झगड़ा पर। खैबर पख्तूनख्वा में 221 कोविड-19 पॉजिटिव केसेस और 5 हलाकतें हो गई हैं, मगर बड़े पैमाने पर टेस्टिंग नहीं हो रही और बैरूने मुल्क से आने वाले लोग आम आबादी में गुम हो चुके हैं। डॉक्टर्स की शिकायत है कि उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। आखिर में स्पॉटलाइट डालेंगे टर्की में फंसे हुए उन 200 पाकिस्तानियों पर जो वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं, क्योंकि अब टर्की में रेस्टोरेंट्स और होटल्स बंद हो रहे हैं और इसलिए कोई जगह नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट लाहौर से। नाजरीन, पंजाब वो सूबा है जहां पे कोविड-19 पॉजिटिव के केसेस सबसे ज़्यादा आए हैं और तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अपनी पहली टॉप स्टोरी की तरफ और आपको मिलवाते हैं खैबर पख्तूनख्वा में सबसे पहले सेहतयाब होने वाले आदिल रहमान अफरीदी से, जिनकी उम्र 30 साल है। इनका टेस्ट जो है वो 19 मार्च को पॉजिटिव आया, मगर अब आप देख सकते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं और सेहतयाब हो गए हैं। उनसे बात करते हैं। आदिल साहब, पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। बिल्कुल आप नॉर्मल हैं, चले शुक्र है आपको सेहतयाब रखा सबने और आप जल्दी सेहतयाब हुए। आपने क्या सोचकर टेस्ट कराया? आपको किस किस्म के सिम्टम्स जो हैं आपको देखने को मिले जिसके नतीजे में आपने फैसला किया कि मैं टेस्ट कराऊंगा? ये असल में 12 मार्च को मुझे बुखार शुरू हुआ, तो 16 तारीख तक मैं घर पे रहा, क्योंकि मेरा खुद मेडिसिन का कारोबार है, इसके साथ मेरा वास्ता है मेडिसिन के साथ। तो मैंने खुद घर में ये अपना इलाज शुरू किया, लेकिन ये मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये कोरोना है, क्योंकि बुखार बहुत बढ़ता जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता। फिर 16 तारीख तक मैंने घर पे ये इलाज किया, लेकिन 16 तारीख को मुझे सांस लेने में दुश्वारी पैदा हुई। इस दौरान मुझे गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था मेरा इस दौरान। तो इसके बाद फिर वो सीने में दर्द पैदा हुआ। जब सांस में मुझे दुश्वारी पैदा हुई, तो इसके बाद मुझे अंदाजा हो गया कि ये तो कुछ और मुझे लग रहा है, क्योंकि हालात मेरे बहुत ख़राब हो गए इस टाइम। 16 तारीख के मेरे हालात बहुत ख़राब थे उस दिन। तो उसके बाद फिर मेरे भाई और मेरे मामू ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप अस्पताल चले जाए, टेस्ट करवाए। डॉक्टर ने भी मुझे मशवरा दिया कि आप अस्पताल चले जाए। जब मैं अस्पताल गया उधर, तो उन्होंने वो अपना इन्वेस्टिगेशन डॉक्टरों ने किया, तो उसको अंदाज़ा लग गया कि इसको तो ये मसला है। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि मेरा टेम्परेचर 103 और 104 में इसी वक्त चल रहा था, मेरे हालात बहुत ख़राब थे। तो उन्होंने डायरेक्ट पेशावर पुलिस अस्पताल जो है ना, उधर मुझे रेफ़र कर दिया। उधर जब मैं पहुंच गया तो एम्बुलेंस भी अस्पताल वालों ने मुझे दिया था, एम्बुलेंस में मैं लेके गया था उन्होंने। तो उधर मेरे टेस्ट दिए गए। ये जब आए 48 घंटे में इसका रिजल्ट फिर आ गया, तो ये फिर इसमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई कि आपको कोरोना वायरस है। फिर डॉक्टर ने भी मुझे मशवरा दिया कि आप इंशाल्लाह टेंशन ना ले, अल्लाह सब बेहतर करेगा। डॉक्टरों ने अच्छा ट्रीटमेंट किया मेरा। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कोई इस तरह ये अपने जहन पे नहीं लिया कि ये बीमारी है और ये बहुत खतरनाक है, इस तरह कोई टेंशन वाली बात मैंने अपने जहन पे नहीं लिया। तो आप रिलैक्स रहे है इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल मेरी रिलैक्स था, बिल्कुल नहीं, मेरी रिलैक्स था, आप कोई बड़े टेंशन खुशकिस्मत हैं, इसलिए चूंकि जी आदिल साहब आप बहुत खुशकिस्मत हैं, आप यंग हैं, 30 साल आपकी उम्र है। कुछ ऐसे केसेस भी खुदा ना खास्ता हमारे सामने आए हैं जो इस मर्ज से निकल नहीं पाए, जिंदा निकल नहीं पाए। अब आपको सर्विसेज हॉस्पिटल में लेके गए थे और उधर आपको क्वारंटीन किया गया था, तो क्वारंटीन फैसिलिटीज कैसी थी पेशावर के अंदर, इसके बारे में कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छे थे, ट्रीटमेंट डॉक्टर बहुत अच्छे तरीके से दे रहा था। लेकिन क्वारंटीन वाला जो हालात है वो बिल्कुल ये इस तरह हालात होते हैं कि बिल्कुल बंदा अकेला रहता है, इसके साथ कोई नहीं होता है। और बीमारी के हालत में ज़्यादातर लोग जब एक दूसरे का हाथ बैठाते हैं तो इससे काफ़ी सेहत में बेहतरी आती है। तो मैं उधर अकेला था, तो ये दिन बहुत सख्त थे मेरे ऊपर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे सेहत दिया है, ये आवाम की दुआओं से। आवामों ने काफ़ी दुआएं मेरे लिए की है, और बस अल्लाह का बहुत बड़ा फजल था मेरे ऊपर के ये मुझे जल्दी रिकवर कर दिया। तो अल्लाह ने मुझे सेहत दिया है। आप पहले बता रहे थे कि पहले खाना आपको घर से आता था, मगर चूंकि चौकीदार आपसे डरता था, आपसे कांटेक्ट करने में झिझकाता था, तो वो फिर आपको खाना नहीं देता था, ये बात दुरुस्त है?
हाँ बिल्कुल ये है, लेकिन ये क्योंकि ये बीमारी जो है ना ये एक दूसरे को ट्रांसफर होती है ना, तो इस वजह से वो डॉक्टर जो है ना वो भी हम्म। घबराते हैं, क्योंकि वो भी बहुत अपना खुलिया जो है ना वो बिल्कुल कवर करते हैं। उसके बाद फिर मेरे लिए उधर अस्पताल आते थे तो ट्रीटमेंट के लिए, तो चौकी वो भी ये कह रहे थे कि कहीं ये खुदा ना खास्ता ये बीमारी हमें ना लग जाए, तो इस वजह से ये अस्पताल की तरफ से जो खाना था वो तो हमें नहीं मिल रहा था, और अपने घर वालों की तरफ से जो खाना वगैरह मुझे आ रहा था तो वो भी उन्होंने, वो चौकीदार डर रहे थे, तो इस वजह से मुझे नहीं मिल रहा था। फिर इसके बाद मैंने ठीक मीडिया है, पे तो बयान आप जारी कर दिया सेहतयाब कि कैसे हुए आदिल साहब, ये बताइए। क्या क्वारंटीन के नतीजे में कितनी देर आप क्वारंटीन में रहे, पहले तो ये बताइए। अब अमूमन 14 दिन लोग रहते हैं, आप क्या 14 दिन रहे, और सेहतयाब कैसे हुए? आपकी ग़िज़ा क्या थी? क्या अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हो जाता है तो उनको क्वारंटीन के अलावा किस किस्म की खुराक खानी चाहिए? असल में मैं जो 16 तारीख को एडमिट हुआ अस्पताल में, तो क्वारंटीन में तकरीबन 24 तारीख के मेरे दोबारा टेस्ट हैं, तो 24 तारीख के बाद डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया कि आप ऐसा करें कि आप बकाया जो दिन आपके है ना, ये आप तकरीबन 9 है कि 10 दिन मैंने अस्पताल में गुजारे क्वारंटीन में, और इसके बाद जो है ना डॉक्टरों ने मुझे घर का मशवरा दिया कि आप घर में आराम करें, लेकिन घर में आप किसी से ना मिले। तो असल में मैं घर वापस आ गया, अभी भी मैं किसी से अभी तक नहीं मिला हूँ, तो मैं अभी खुद अपना हिफाजत कर रहा हूँ ताकि मेरे ऊपर तो ये गुजर गया, लेकिन मेरी वजह से किसी और को ये टेंशन ना हो जाए। तो सब मेरे जो दोस्त है और नहीं, मगर आपके क्रिकेट खेलते हुए कुछ रब्ता करते तस्वीर सामने आई हैं, कुछ वीडियोस आपने भेजी हैं, तो वो कब की तस्वीरें हैं जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं और मास्क भी आपने पहना हुआ है? ये आज से मैंने ये खेल भी शुरू कर दिया, क्योंकि आज मैं मुकम्मल तौर पे आज मैंने वो अपना टाइम जो है ना वो मेरा पूरा हो गया क्वारंटीन वाला, जो आज मैं अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। आज मैं 14 दिन हो गए आपको? हाँ, 14 दिन हो गए आपको? हाँ 14, तकरीबन 14 तो हो गए मैं मुकम्मल हूँ। इस वजह से आज मैं घर से भी निकला हूँ और गेम भी मैंने खेला है बच्चों के साथ, और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। वॉक भी मैंने कर दिया है, लेकिन लोगों से ज़्यादातर मैं नहीं मिला हूँ, बस सिर्फ अपने साथ थोड़ा खेल वगैरह कर दिया है मैंने आज। कुछ डॉक्टर्स ने आपको बताया या आपने कुछ सोचा इसके बारे में कि आपको आखिरकार कोरोना लगा कैसे? क्योंकि ज्यादातर लोगों को लग रहा है उन लोगों से जो मुल्क से बाहर से आ रहे हैं, मगर अब हमने ये भी देखा एक ट्रेंड आ गया है जिसके अंदर से लोगों को एक दूसरे से लग रहा है। तो क्या आपको आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री थी, आप कोई मुल्क से बाहर से आए थे जिसकी वजह से आपको ये कोरोना वायरस लगा? नहीं, ये मेरा ट्रेवल हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये मेरा ट्रेवल हिस्ट्री बहुत पहले का है, 2017 और 2019 का है मेरा ये। तो ये तो बीमारी जो है ना ये कोरोना, ये तो 2020 में इसका शुरुआत हुआ है ना, तो ये मेरे ट्रेवल हिस्ट्री के साथ इनका कोई लिंक नहीं है। और ये मुझे बस ये अंदाजा मुझे भी नहीं है कि ये किसी और की वजह से मुझे लगे या खुद डायरेक्ट लगे, ये अंदाजा मुझे भी नहीं है और डॉक्टर को भी ये नहीं है। तो आपको मालूम नहीं किससे लगा है। अच्छा आदिल साहब, आखिर में बताइए, चूंकि लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, उनको किस किस्म की खुराक अपनानी चाहिए, किस किस्म के प्रिकॉशनरी मेजर्स अपनाने चाहिए जिसके नतीजे में उनको ये वायरस ना लगे, या अगर लग जाए जिस तरह आपको लग गया तो वो आपकी तरह जल्द सेहतयाब हो जाएं और अपने बच्चों के साथ क्रिकेट खेल सकें? तो ये तो इसमें परहेज की कोई खास ये आम बीमारी है नज़ला जुकाम, और ये इसके लिए बस गर्म पानी का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके साथ बस खुराक में ये थोड़ा एहतियात कीजिए, और मेल मिलाप से एक दूसरे से ये गुरेज करना चाहिए, क्योंकि अब ये बीमारी जो है ना ये एक दूसरे को मुंतकिल हो जाती है, तो इस वजह से आपको बस थोड़ा एहतियात लाजिमी है, क्योंकि आप एहतियात करें तो इन परहेज कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है खाने वगैरह में, बस सिर्फ मेल मिलाप और हुजूम से बस परहेज होना इसका जरूरी है बहुत ज्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल रहमान अफरीदी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी सेहत अच्छी रहे ये हम दुआ करते हैं, और आपके एक्सपीरियंस से बाकी लोग भी सीखें। और वो ये कह रहे थे कि सिवाय इसके कि आप सोशल डिस्टेंसिंग करें, एक दूसरे से दूर रहें, कोई ख़ास आपने इसका ख्याल नहीं करना, बस एहतियात ही है और हाथ धोते रहिए
और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आप अपनाएं। नाजरीन, इधर हम वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम बात करेंगे वजीर सेहत तैमूर झगड़ा खैबर पख्तूनख्वा के सूबे से, और उनसे पूछेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये खबरें आ रही हैं कि जो डॉक्टर्स हैं उनके पास प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, इसलिए वो सरापा एहतजाज हैं। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बहुत सारे लोग आए हैं बैरून मुल्क से जो आम लोगों के साथ जाके मिल गए हैं और अब उनका कोई सुराग नहीं मिल रहा। इसके बारे में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत क्या करेगी, पूछेंगे उनसे एक छोटे से वक्फे के बाद। वबा को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं? वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ हैं जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया अपनी रिपोर्ट के अंदर वजीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा साहब, और उनके साथ हैं खैबर पख्तूनख्वा की आज की ब्यूरो चीफ फरजाना अली साहिबा। तैमूर साहब, आपसे पहले शुरू करती हूँ। बात असल में ये है कि इस वक्त हमारे पास कितने किट्स हैं? ये कहा जा रहा है कि टेस्टिंग होनी चाहिए, मैस टेस्टिंग होनी चाहिए, और सिर्फ वही एक तरीका है ये जानने के लिए कि असल में कितने लोग इससे मुतासिर हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब तो ये भी कह रहे हैं कि ये टेस्टिंग मुफ्त होनी चाहिए। तो हम क्या इस सिचुएशन में, खैबर पख्तूनख्वा इस सिचुएशन में है कि वो मैस टेस्टिंग कर सकता है और मुफ्त कर सकता है? जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, साफ आ रही है। हाँ जी, देखिए, टेस्टिंग फिलहाल हमारे पास जो कैपेसिटी है सूबे में वो तकरीबन 200-250 टेस्ट के दिन के करने की है। तो जहाँ तक फिलहाल किट्स का स्टॉक है वो तो चंद हजारों में है। तो एज वी स्पीक आज और कल के दिन तो इन लाइन विद आवर कैपेसिटी वो इशू नहीं है, लेकिन टेस्टिंग इससे कहीं ज्यादा होनी चाहिए। हमारी जो लैब है KMU में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसकी कैपेसिटी अगले हफ्ते में 700 तक बढ़ जाएगी। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वो अपनी टेस्टिंग आज या कल में शुरू कर रहा है। हम 4-5 प्राइवेट इदारों के साथ पार्टनर कर रहे हैं, और उसके अलावा एक दो जो है वो मिलिट्री के स्पॉन्सर्ड हॉस्पिटल्स में टेस्टिंग किट्स, और एक 2 हॉस्पिटल्स में हम पब्लिक में भी, एबटाबाद में और एक सदर्न KP में और शायद एक स्वात में। तो उम्मीद ये है कि 2 से 3 हजार टेस्ट पर डे 4 हफ्तों में, जब ये लॉकडाउन का पीरियड जो है या स्लो डाउन का पीरियड जो है जो खत्म होगा, तो हम कर सकेंगे, जो कि मैं एग्री करता हूँ कि बिल्कुल क्रिटिकल है अगर हमने लॉन्ग टर्म में इस कोरोना वायरस की का मुकाबला करना। जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये जो किट्स हैं ये इनकी टेस्टिंग फ्री होनी चाहिए, इसलिए चूंकि राइट टू लाइफ एक बेसिक आप समझ लें फंडामेंटल राइट है किसी भी पाकिस्तानी शहरी का, तो क्या इन किट्स की फ्री आप समझते हैं टेस्टिंग हो सकती है? हमारे में वो कैपेसिटी है, हमारे पास वो वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास वो वसाइल हैं? टेस्टिंग फ्री है। जो लोग जो है टेस्ट होते हैं उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता। वाई जो टेस्टिंग जो फ्री नहीं है और जो कि प्राइवेट, जी मैं सेगमेंट करते हमारी जो टेस्टिंग मैस स्केल के ऊपर शायद मुश्किल हो जाए। मुझे अगर आप 1 मिनट दे दें, अगर हम 2-3-4 हजार टेस्ट पर डे तक भी जाएंगे, जैसे ही गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ेगी, शायद अगर वो हमें महीने का 1 अरब रुपए भी कॉस्ट करे, वो तो हम फ्री करेंगे। अगर मैं अपने इत्मीनान के लिए हर हफ्ते अपना टेस्ट करना चाहूँ और किसी प्राइवेट सेक्टर से कराना चाहूँ, वो फ्री नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा सारी जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड टेस्टिंग होगी, जिसको कोरोना का खतरा होगा, 3-4 हफ्ते हमें अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने में चाहिए, वो सारी फ्री होगी। ठीक, फरजाना, आप इस मामले को देखती आ रही हैं और इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिस तरह के बाकी हुकूमतों के पास है। तैमूर झगड़ा साहब जो हैं, हम देखते रहे हैं कि वो बड़ी हिम्मत से इस वबा से लड़ रहे हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोताहियाँ तो हो ही जाती हैं। अब एक आदमी है 74 साल सईद रहमान, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उनका जो टेस्ट है वो कोविड पॉजिटिव आया और फिर वो वापस बन्नू चले गए और अपने घर पे रहना शुरू कर दिया, हालांकि वहां पे 3 से 4 क्वारंटाइन सेंटर्स हैं। ये कैसे हुआ? आप मेरे ख्याल में बन्नू वाले केस की बात कर रही हैं। वो शख्स जो बलोचिस्तान से तबलीग से वापस आया था 40 दिन के बाद। असल में हुआ यह था कि 28 मार्च को वो खलीफा गुलनवाज हॉस्पिटल में गया था
अपने टेस्ट करवाने के लिए, तो उसके जो सिम्टम्स थे वो बिल्कुल इस तरह से थे कि उनका वाकई टेस्ट होना चाहिए था और वहां पे किया भी गया। लेकिन जो निग्लिजेंस है वो ये दिखाई गई कि उसको वापस घर भेज दिया गया, हालांकि उनके सिम्टम्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। तो अब इसके बाद का प्रोसेस तो क्वारंटीन करना होता है, लेकिन चूंकि उनको वापस घर भेज दिया गया, वो घर गए और फिर वहां पे आपको पता है गांव का जो सिस्टम होता है, अगर कोई बीमार हो या किस तरह से सूरत हाल हो तो लोग भी वहां आते हैं। और वो निग्लिजेंस जो है, फिर इसका नतीजा ये हुआ कि आज जब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बनू के उस पूरे इलाके को क्वारंटीन करना पड़ा। ये बिल्कुल उसी तरह की एक सिचुएशन हो गई है जो कि हमने मंगा में देखा था। आपको पता है कि मर्दान में मंगा में जो मसला हुआ है, जो सबसे हमारे लिए बड़ा एक मसला खैबर पख्तूनख्वा में बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, चाहे वो वजीर आला है, चाहे वो इनके मुशीर इत्तलात है, चाहे हमारे साथ मोहतरम जो बैठे हैं वजीर सेहत सलीम साहब, जी सलीम साहब, ये सारे के सारे बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ कि दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, अब मंगा का जो मैं कंपेयर कर रही हूँ, अब मंगा की तकरीबन हमें आज भी बताया गया है कि 56,000 की आबादी है। अब उसमें एक जो अंदाजा लगाया गया है, तकरीबन अगर सादिक खान 2000 लोगों से भी मिला है तो अब आप अंदाजा लगा ले कि सिचुएशन क्या है। आज जो वहां पे ब्रीफिंग हुई है उसमें नहीं, मैं आपकी बात समझ गई हूँ फरजाना। इधर मैं तैमूर झगड़ा साहब की जानिब जाऊंगी। फरजाना की बात आपने सुन ली, उसके साथ मैं एक और सवाल भी जोड़ देती हूँ। जो इज्तिमा हो रहे हैं, मसाजिद खुले हुए हैं, वहाँ पे बाजमात नमाज पढ़ी जा रही है, जिसके नतीजे में हम देख रहे हैं कि ये स्प्रेड होता चला जा रहा है। हमने देखा कि किस तरह तबलीगी जमात के कुछ 27 लोगों को ये कोविड हुआ। फिर एक एबटाबाद में जो फौत हुए हैं उनका भी बताया जाता है कि वो तबलीगी जमात के साथ घूम रहे थे। और हैरानकुन बात ये भी है तैमूर झगड़ा साहब, इसके ऊपर भी बात करें कि आपके जेलों के अंदर जो प्रिजनर्स हैं, वो कहा जाता है कि ज़्यादातर 70% जो हैं वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं और वहाँ पे भी खदशा है कि अगर ये बीमारी फैल गई तो ओवर क्राउडिंग हुई है जेल्स के अंदर, तो ये बहुत जल्दी लग सकती है। तो इसके हवाले से आप क्या इकदाम उठा रहे हैं? आपने 2-3 सवाल किए। ये जो कुछ इकदाम काम नहीं करते, हमें याद है पहले सिर्फ ये देखना है। और आज मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ बुनेर और स्वात में गया था, क्योंकि टाइम बचाने के लिए हम गए थे बाय हेलीकॉप्टर। तो बहुत सारे जो सूबे के इलाके थे वो ऊपर से नजर आ रहे थे। तो एक जो खुशाइन और मोटिवेटिंग बात यह है कि बेशक बहुत से प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन बहुत से जो गांव हैं, बहुत से जो छोटे शहर भी हैं, वहाँ पे जो ऊपर से लैक ऑफ मूवमेंट नजर आ रही थी, इट मीन्स कि जो पूरा लॉकडाउन है वो काम कर रहा है। जरूर बहुत से इश्यूज होंगे, वो लॉकडाउन में भी होंगे। वो जैसे जो कैदी है उनके बारे में आपने कुछ सोचा है, क्योंकि ये एक बहुत अहम इशू है और इसके ऊपर जी 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 जो लॉकडाउन की मैंने की, ठीक है जी, केसेस होंगे, लोग इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे, गवर्नमेंट से भी गलतियां होंगी, हमने गलतियां मिनिमाइज करनी है। लेकिन लोगों ने भी ये समझना है कि अगर वो इररिस्पॉन्सिबली एक्ट करेंगे वो पूरे माशरे को खतरा बनते हैं। तक कैदियों की बात है, मेरे ख्याल में जो सबसे पहली चीज की है, जो सबसे जरूरी चीज की है, वो ये कि हमने जी वो बात मुकम्मल कर लें जी। जेल में विजिट्स जो है वो बंद किए। उससे जो सबसे जरूरी चीज ये, चूंकि वो जल्दी बंद की है, तो आउटसाइड से अगर कोई नहीं आ रहा उससे जेल में रिस्क कम हो जाता है। बाकी मेरी मिस शिरीन मजारी से भी बात हुई थी, और जो वो प्रिजनर्स हैं जो पेटी क्राइम्स वगैरह के लिए इन जेल हैं, वो हम जेल रिलीज करने के। अच्छा, आप उनको रिलीज करने के प्रोसेस में हैं, यानी कि आप इसके बारे में सोच रहे हैं? ये क्लियर बता दीजिए, क्योंकि ये बहुत अहम खबर है हमारे लिए। जी, ये हम कर रहे हैं और ये इसीलिए कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, सोच मैं कहूँगा नहीं, लेकिन चूंकि ऐसे क्राइसिस के टाइम में 200 काम एक साथ हो रहे होते हैं, तो आपको इन पैरेलल बहुत से कामों को करना पड़ता है और 1-2 दिन इन चीजों में लगता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब। फरजाना अली साहिबा, आपने हमें ज्वाइन किया। आई एम सॉरी, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। चूंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे इस्तांबुल से
वो पाकिस्तानी जो इस वक्त टर्की के अंदर फंस गए हैं और उनके पास और कोई जरिया नहीं वापस आने का, उनका क्या हो रहा है और हुकूमत पाकिस्तान उनके लिए क्या करेगी, ये हम देखेंगे वक्फे के बाद। स्पेस जो है वो बंद है, जिसके नतीजे में वो घर वापस नहीं आ सकते। उनसे हम बात करेंगे और आपको ये भी दिखाएंगे कि माजी के अंदर हुकूमत ने किस किस्म के इक़दामात उठाए हैं ताकि उन पाकिस्तानियों को वापस लाया जा सके जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फंसे हुए हैं। ये भी आपको बताती चली जाऊँ कि टर्की के अंदर इस वक्त 23 लोग जो हैं वो हलाक हो चुके हैं कोविड-19 वायरस की वजह से और 9,200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो मुतासिर हुए हैं। पहले देखते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। जनवरी में चीन के शहर वुहान में जब कोरोना वायरस का पहला मरीज सामने आया तो वहां पर फंसे पाकिस्तानी तालिब इल्मों ने आवाज उठाई कि उनकी वतन वापसी का बंदोबस्त किया जाए। इन तालिब इल्मों के वालिदैन ने भी फरवरी के महीने में इस्लामाबाद में एहतजाज किया कि हुकूमत उनके बच्चों की वापसी का इंतजाम करे, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये मौक़िफ़ पेश किया गया कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए इन तालिब इल्मों को पाकिस्तान में नहीं लाया जा सकता। बाज़ हल्कों की जानिब से इक़दाम को सराहा गया, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि ईरान से ज़ायरीन की आमद शुरू हो जाती है और तफ्तान में पहले कोरोना वायरस के मरीज की निशानदेही होती है। मार्च में हुकूमत की तरफ से इक़दामात उठाए जाते हैं और 21 मार्च को हुकूमत की तरफ से इंटरनेशनल फ्लाइट्स की आमद को बंद करने का ऐलान किया गया। सैकड़ों पाकिस्तानी दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर फंस कर रह गए। 24 मार्च को 101 पाकिस्तानियों को यूएई से पाकिस्तान लाया गया। 29 मार्च को थाईलैंड से एक खसूसी प्रवास के जरिए 160 मुसाफिरों को पाकिस्तान लाया गया। अब 200 पाकिस्तानी इस्तांबुल में फंसे हुए हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तानी कौंसलेट में कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। तुर्की में कोरोना की वजह से 90% होटल और रेस्टोरेंट्स बंद हैं। इन पाकिस्तानियों में बच्चे और बूढ़े भी शामिल हैं और बाज़ मरीज भी हैं और अब पैसे ना होने की वजह से वो दवाइयाँ भी नहीं खरीद सकते। इस वक्त हमें इस्तांबुल से ज्वाइन करें मोहम्मद मूसा जो अपनी बीवी के साथ 14 मार्च को टर्की गए थे। उनके साथ हैं उमर अब्दुल्ला जिनके 21 अफराद जो हैं वो इस वक्त इस्तांबुल के अंदर फंसे हुए हैं, जिसके अंदर 8 बच्चे हैं और ये इस वक्त 2 कमरों में, एक होटल के 2 कमरों के अंदर 21 अफराद रह रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि किन हालात के अंदर ये वहाँ पे रह रहे हैं। जी उमर। हम यहाँ पे 9 तारीख को आए थे इस्तांबुल, तो 9 मार्च को, और हमारी फ्लाइट थी 18 मार्च को वापसी की। बट उन्होंने कहा कि आपकी कोरोना वायरस के टेस्ट की वजह से आपकी फ्लाइट कैंसिल करके 23 पे कन्वर्ट हो गई। उसके बाद 22 तारीख को हमें पता चला कि फ़िज़ाई हदूद पाकिस्तान की बंद हो गई है। तो उसके बाद से ऑनवर्ड हम इसी तरह गुजारा कर रहे हैं। 12 दिन हो गए हम यहाँ पे रुके हुए हैं और जिस होटल में रुके हुए हैं वो काफी स्टार्ट से लिया था, इस वजह से 2 रूम में हम गुजारा कर रहे हैं। हम 21 लोग, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज हैं हमारे साथ, तो अब हम बस 2 कमरों में इस वक्त गुजारा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त टर्की के अंदर भी पार्शियल लॉकडाउन है, जिसका मतलब है कि रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हैं, तो खाने पीने का सामान का क्या आप कर रहे हैं? खाने पीने का इस तरह करें कि यहाँ पे गवर्नमेंट शॉप्स है, जैसे जी सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ बंद है, हर चीज बंद है। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। छोटे मोटे शॉप्स खुले हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टोर्स हैं, वहां से कुछ ना कुछ ले आते हैं और उसको घर पे ही थोड़ा बहुत रेडी करके हम यूज कर रहे हैं। खाने पीने का बहुत तकलीफ हो रही है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं उनके साथ, और हमारे साथ पेशेंट्स भी हैं दिल के, तो उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जैसे कि अब हमारे पास दिल का पेशेंट है, लोग आप लोग जी जी जो दिल के पेशेंट उनको हॉस्पिटल लेकर गए हैं, तो यहाँ पे लोग लैंग्वेज नहीं समझते और उसके बाद कहते हैं आप कहाँ से आए हैं, मतलब ट्रीट अच्छे से नहीं कर रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल में भी। ठीक है, मोहम्मद मूसा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद मूसा साहब, आप 14 मार्च बीवी के साथ इस वक्त आप किन हालात के अंदर हैं और कहाँ हैं आप इस वक्त, कहाँ रह रहे हैं? इस्तांबुल के अंदर एक अपार्टमेंट है, वो मैंने अपने रिलेटिव से फोर्स करके बहुत ज़्यादा उनसे मैंने वो लिया था। लेकिन इस टाइम जो है वो यहाँ पे भी जो है ज़्यादातर जो है रेस्टोरेंट्स वगैरह सारे क्लोज्ड हैं और थोड़ी ग्रोसरी शॉप्स वगैरह ओपन हैं। तो यहाँ का इस्तांबुल का एरिया है एसन जॉर्ज के नाम से, मैं वहाँ पर हूँ इस टाइम। और यहाँ पे भी जो है वो छोटी सी गवर्नमेंट शॉप्स वगैरह ओपन है, जिसकी वजह से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नहीं मिल रही, रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद हैं। और जो फंड्स की बात है, आपको एयरलाइंस ने बताया है कि कब ये जो मामला है ये फिर से सुलझेगा और आपको पाकिस्तान वापस लाया जाएगा? कोई आपसे राब्ता किया है किसी ने? नहीं, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया। और यहाँ पे जो है जो पाकिस्तान एम्बेसी है, जो कॉन्सुलेट है, उनसे मेरा राब्ता हुआ था
तो उनकी तरफ से भी हमें किसी किस्म का कोई अरेंजमेंट नहीं करा के दिया गया। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि जी आप एक होटल आपको बता देते हैं, उस होटल को आप ले लें और उसकी पेमेंट आपने खुद करनी है, हम आपको सिर्फ वन टाइम का फूड प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, तो उमर अब्दुल्ला साहब आपसे भी पूछूंगी, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि हमारी बात हुई है तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी से और उन्होंने हमें ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि फंसे हुए पाकिस्तानियों के बारे में हुकूमत पूरी तरह आगाह है और तमाम इक़दामात जो है वो ले रही है। पाकिस्तान का तुर्की में मिशन फंसे हुए पाकिस्तानियों की खुराक, दवाइयों और रिहाइश को भी देख रहा है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कुछ ही देर पहले हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने हमें ये एक्सक्लूसिव जो है ये स्टेटमेंट दी है। तो उमर वो ये कह रहे हैं कि वो आपके इश्यूज को देख रहे हैं, आपको दवाइयों को भी देख रहे हैं, खुराक को भी और रिहाइश को भी। जी वो हमें देख रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी भी कुछ टाइम पहले भी आए हुए थे। हमें चेक किया कि हमारा होटल वगैरह, हम रिहाइश कहाँ पे है हमारी, और उसके अलावा मेडिसिन का थोड़ा बहुत ख्याल रखें, जैसे बुखार वगैरह की इस चीज छोटी मोटी चीजों की मेडिसिन दे रहे हैं। बट जिस तरह हेल्प जो वो कर सकते हैं उतनी तो वो हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा खुराक वगैरह उनकी तरफ से हमें कोई प्रोवाइड नहीं हो रही। हम वो खुराक हर चीज खुद अरेंज कर रहे हैं क्योंकि जितना हमारे पास अमाउंट, जितना जो कुछ था, हम तो 18 तारीख तक लेकर आए हुए थे। अब 12 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं, तो जितना कर सकते हैं हम खुद कर रहे हैं अभी तक। तो यानी वो आपकी कोई ना कोई अरेंजमेंट कर रहे हैं। जी बस मेडिसिन तक ले देख रहे हैं और हवाले से कोई आपकी नहीं, कुछ नहीं, वो रिहाइश के लिहाज से भी कुछ नहीं कर रहे, बस नहीं अभी तक कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ चेक किया हमें कि हम कहां पे हैं। यही सवाल मैं आपसे रखती हूँ, आपके सामने रखती हूँ। जिस तरह के उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जी रिहाइश के हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई, तो आपका कि जी आपको हम कहीं रख देते हैं या कि हम आपको वापस पाकिस्तान ले जाने का बंदोबस्त कर रहे हैं। जी उन्होंने ये कहा था कि हम जो है वो सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि वहां से हमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कोई रिस्पांस मिल जाए तो हम लोग जो है वो आप सब लोगों को वापस भेजने का बंदोबस्त कर देते हैं। लेकिन उस पर भी उनका कोई ऐसा पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है कि कोई हमें अपडेट वो हमें नहीं दे रहे कि जी हमें किस तरीके से जो है क्या उनकी बातचीत हो रही है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ ये उन्होंने बताया था कि जी 4 तारीख तक तो हमारी जो फिजाई हुदूद है वो बंद है, तो उससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता, जो होगा उसके बाद होगा। अच्छा उमर अब्दुल्ला साहब, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? क्या आपको भी ये कहा गया है कि 4 अप्रैल तक हदूद जो है वो बंद है और इसलिए आप अभी टर्की में ही रहें, फिर बाद में आपको देखेंगे कि कैसे आपको लेके आना है? जी हमें भी यही कहा गया है, बट वो बार बार हमसे राब्ते में है। डेली तकरीबन मॉर्निंग में डेली ही उनकी तरफ से कॉल आती है कि आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, मगर वो अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। कोशिश वो यही कहते हैं कि 4 अप्रैल के बाद जैसी फिजाई हदूद खोलेगी तो हम आपको कोशिश करेंगे वापस भेज दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला साहब और मोहम्मद मूसा साहब। अपना ख्याल रखिएगा। इस घड़ी के अंदर हम सिर्फ आपसे यकजहती का इजहार ही कर सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है वो आपको वापस आपके वतन वापस ले आएगा, पाकिस्तान वापस ले आएगा। मगर इधर मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हमने कोशिश की थी कि हम एविएशन मिनिस्टर चौधरी सरवर साहब से भी राब्ता कर लें ताकि उनसे पूछ लें कि ये जो 200 लगभग पाकिस्तानी टर्की के अंदर फंसे हुए हैं इनके लिए ये क्या इकदाम उठाएंगे, मगर अभी तक उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। दफ्तर खारजा से हमने बात की, उन्होंने ये स्टेटमेंट हमें दी जो मैंने आपको पढ़ के सुना दी। अभी तक इन 200 पाकिस्तानियों को यही कहा गया है कि 4 अप्रैल को जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलेंगी तभी ये वापस पाकिस्तान आ सकेंगे। तो इनकी तरफ से हम अपील करते हैं हुकूमत पाकिस्तान को कि इनकी भी जो एक मुश्किल है उसको भी देखें और अगर पाकिस्तानी थाईलैंड से वापस आ सकते हैं, ईरान से वापस आ सकते हैं, बाकी दीगर जगहों से आ सकते हैं तो इनका भी मुनासिब बंदोबस्त किया जाए। नाजरीन आज के लिए इतना ही। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। हम इस वक्त लाहौर शहर के अंदर हैं, पंजाब के अंदर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कोविड-19 पॉजिटिव टेस्ट निकले हैं। हमारी नज़र इस सूबे के ऊपर रहेगी और हम ख़ास रिपोर्टिंग कल से इस सूबे के ऊपर शुरू करेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।